दोस्तों, सफलता के लिए समय प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ लक्ष्य को बनाने से कुछ नहीं होता अगर आप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय का सही प्रबंधन नहीं करते। इसलिए आज की कहानी में आप समय प्रबंधन के बारे में जानेंगे, जिसे एक संत ने बड़ी सरलता से अपने शिष्य को बताया। इससे पहले कि आप संत की कहानी में खो जाएं, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में एक संत रहता था। ग्रामीण उनकी गहन शिक्षाओं और अद्वितीय कहानी कहने के लिए उनका सम्मान करते थे। एक दिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग बिखेरने लगा। संत ने अपने रात के उपदेशों के लिए ग्रामीणों को एक जलते हुए अलाव के चारों ओर इकट्ठा किया। उत्सुक चेहरों में सुमित नाम का एक युवा छात्र था, जो अपनी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास के लिए जाना जाता था। सुमित ने अपना हाथ उठाया और पूछा, हे संत, समय प्रबंधन का वास्तव में क्या मतलब है? असंत ने शांत मुस्कान के साथ एक ऐसी कहानी बुननी शुरू की जो समय प्रबंधन के सार को उजागर करेगी। उन्होंने एक दूर के राज्य के बारे में बात की, जिस पर एक उदार राजा का शासन था, जिसे एक अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक जादुई घंटा जो उसके राज्य की समृद्धि को निर्धारित करता था। घंटे के चश्मे ने समय की रेत को पकड़ रखा था और प्रत्येक कण राज्य में एक क्षण का प्रतिनिधित्व करता था। समस्या यह थी कि एक बार सारा अनाज गिर गया तो भूमि पर विपत्ति आ पड़ेगी। राजा ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए समय प्रबंधन में अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध एक प्राचीन ऋषि का मार्गदर्शन मांगा। ऋषि कई मायनों में संत से मिलते जुलते थे। राजा को राज्य की हलचल भरी सड़कों के माध्यम से यात्रा पर ले गए, जहां लोग अपने दैनिक कार्यों और कर्तव्यों को पूरा करने में जल्दबाजी करते थे। उन्होंने मेहनती किसानों, ध्यान केंद्रित कारीगरों और सावधानी पूर्वक विद्वानों की ओर इशारा किया, जो सभी घंटे के चश्मे में अपना अनाज योगदान दे रहे थे। ऋषि ने राजा को समझाया कि समय प्रबंधन केवल अनाज गिनने के बारे में नहीं है, बल्कि हर एक को गिनने के बारे में है। उन्होंने कार्यों को प्राथमिकता देने, विलंब से बचने और शांति के क्षणों को प्रतिबिंबित करने के महत्व पर जोर दिया। जैसे ही ऋषि ने अपनी शिक्षाएं जारी रखी, राजा को पता चला कि समय एक सीमित संसाधन था, घंटे के चश्मे में रेत की तरह। इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए किसी को चुने गए विकल्पों के प्रति सचेत रहना होगा। यह समझना होगा कि कुछ कार्यों में दूसरों की तुलना में अधिक भार होता है। राज्य में एक समानांतर कहानी सामने आई। जिज्ञासु छात्र सुमित ने राज्य की गहराइयों का पता लगाने का बीड़ा उठाया और देखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समय का प्रबंधन कैसे करता है। उनका सामना एक बुद्धिमान बूढ़े लाइब्रेरियन से हुआ, जो अपने दिन प्राचीन पुस्तकों को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित करने में बिताता था। एक मेहनती लोहार जो सटीकता के साथ जटिल हथियार बनाता था, और एक हंसमुख बेकर जो एक गर्म मुस्कान के साथ गांव की मांगों को पूरा करता था। जैसे जैसे सुमित इन कहानियों में डूबा, उसने काम, आराम और आत्मनिरीक्षण के बीच संतुलन बनाने की कला की खोज की। ऋषि की शिक्षाएं उनके दिमाग में गूंजती रहीं और उन्हें एहसास हुआ कि समय प्रबंधन घड़ी के विपरीत दौड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन की लय के भीतर सामंजस्य स्थापित करने के बारे में है। कहानी का चरम तब आया जब राज्य को एक अप्रत्याशित संकट का सामना करना पड़ा। टिड्डियों का झुंड फसलों को निगलने की धमकी दे रहा था। ऋषि की शिक्षाओं से लैस राजा ने अपने लोगों को कार्यों को कुशलतापूर्वक वितरित करने, महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए एकजुट किया। सामूहिक प्रयास और रणनीतिक समय प्रबंधन के माध्यम से राज्य न केवल आसन आपदा से बच गया, बल्कि फला फूला। घंटाघर, जो एक समय अशुभ था, अब लचीलेपन और ज्ञान के प्रतीक के रूप में खड़ा है। जैसे ही कहानी समाप्त हुई, संत सुमित और एकत्रित ग्रामीणों की ओर मुड़ा। समय प्रबंधन, प्रिय सुमित, समय को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे गले लगाने के बारे में है। यह क्षणों को उद्देश्य और पूर्ति की टेपेस्ट्री में बुनने की कला है। प्रत्येक कण मायने रखता है, और हम अपने क्षणों को कैसे व्यतीत करते हैं, वह उस विरासत को आकार देता है जिसे हम पीछे छोड़ते हैं। संत की कहानी से प्रबुद्ध हुए ग्रामीणों ने समय प्रबंधन का सबक अपने साथ ले लिया, यह समझते हुए कि समय का असली मूल्य इसकी प्रचुरता में नहीं, बल्कि उनके द्वारा तैयार किए गए सचेत क्षणों में है।
और इसलिए तारों से जगमगाते आकाश के नीचे कहानी कहने के संत के कालातीत ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर गांव ने अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही आग की टिमटिमाती लपटों ने चौकस चेहरों पर नृत्य की छाया डाली, पूजा नाम की एक अन्य छात्रा ने अपना हाथ उठाया और समय प्रबंधन की रणनीतियों के बारे में पूछा कि इसको कैसे तैयार करें। संत ने उसकी जिज्ञासा को स्वीकार करते हुए एक और कहानी शुरू की, एक ऐसी कहानी जो समय प्रबंधन रणनीतियों के रहस्यों को उजागर करेगी। संत ने एक दूर देश की कहानी सुनाई जहां इसाबेला नाम की एक महत्वाकांक्षी राजकुमारी ने एक प्रसिद्ध टाइमकीपर से मार्गदर्शन मांगा, जो समय को मोड़ने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता था। यह टाइमकीपर, एक प्राचीन आवरग्लास पेंडेंट वाला एक रहस्यमय व्यक्ति, विभिन्न समय प्रबंधन रणनीतियों का ज्ञान रखता था। राजकुमारी इसाबेला अपने राज्य पर शासन करने की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई ज्ञान की गुहार लेकर टाइमकीपर के पास पहुंची। टाइमकीपर उसकी ईमानदारी को समझते हुए अपने ज्ञान को परीक्षणों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रदान करने के लिए सहमत हुआ, जो समय की उसकी धारणा को चुनौती देगा। पहला परीक्षण इसाबेला को एक शांत बगीचे में ले गया जहां समय धीमा लग रहा था। वहां उसकी मुलाकात एक धैर्यवान माली से हुई जिसने प्राथमिकता निर्धारण की शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रत्येक फूल जो एक कार्य का प्रतिनिधित्व करता है पर सावधानी पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और पहले किसका पोषण करना है इसका चयन करने से बगीचा सद्भाव में विकसित होता है। दूसरे परीक्षण ने इसाबेला को एक हलचल भरे बाजार में पहुंचाया जहां उसकी मुलाकात प्रतिनिधिमंडल में कुशल एक बुद्धिमान व्यापारी से हुई। व्यापारी ने दिखाया कि कैसे प्रभावी समय प्रबंधन में किसी की ताकत को पहचानना और दूसरों को उनकी क्षमताओं के अनुरूप कार्य सौंपना शामिल है। साथ मिलकर उन्होंने एक फलता फूलता व्यापार शुरू किया जिससे पूरे समुदाय को लाभ हुआ। तीसरे परीक्षण में इसाबेला को प्राचीन स्क्रॉल और पुस्तकों से भरे पुस्तकालय में ले जाया गया। एक जानकार विद्वान ने निरंतर सीखने और परिवर्तन को अपनाने के महत्व का खुलासा किया। इसाबेला ने पाया कि नए विचारों को अपनाने और सूचित रहने से वह अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय लेने में सशक्त हुई, जिससे समय प्रबंधन की उसकी समझ में गहराई आई। चौथा परीक्षण एक शांत ध्यान कक्ष में सामने आया जहां एक शांत भिक्षु ने इसाबेला को सचेतनता की कला सिखाई। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से इसाबेला ने उस क्षण में उपस्थित रहना सीखा, जिससे उन विकर्षणों को कम किया जो अक्सर प्रभावी समय प्रबंधन में बाधा डालते थे। जैसे जैसे राजकुमारी ने प्रत्येक परीक्षण पूरा किया, उसने खुद को विविध समय प्रबंधन रणनीतियों से सुसज्जित पाया। टाइमकीपर ने उसकी प्रगति से प्रसन्न होकर अंतिम रहस्य का खुलासा किया, इन रणनीतियों को एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण में एकीकृत करना। इसाबेला सीखे गए सबक को लागू करते हुए अपने राज्य में लौट आई। उन्होंने भरोसेमंद सलाहकारों को कार्य सौंपे, महत्व के मामलों को प्राथमिकता दी, आजीवन सीखने को अपनाया और सचेतनता का अभ्यास किया। एक बार अराजक राज्य एक अच्छी तरह से तेल वाली मशीन में बदल गया और इसाबेला ने संतुलन की एक नई भावना के साथ शासन किया। संत ने जिज्ञासु छात्रा पूजा की ओर रुख किया और कहानी का सार साझा किया। समय प्रबंधन, प्रिय पूजा, एक ऐसी अवधारणा नहीं है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। यह एक कला है जिसमें खुद को समझना, बुद्धिमानी से प्राथमिकता देना, प्रभावी ढंग से काम सौंपना, अनुकूलनशील रहना और हर गुजरते पल के प्रति सचेत रहना शामिल है। जैसा कि राजकुमारी इसाबेला ने किया था, उसकी रणनीतियों की तरह हमें भी समय की रेत से निपटने के लिए अपना दृष्टिकोण स्वयं तैयार करना चाहिए। संत की कहानियों से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने अपने जीवन में बुनी विविध रणनीतियों को अपनाया। जैसे जैसे रात ने गांव को अपने आगोश में ले लिया, अलाव की लपटें टिमटिमाती रहीं, जिससे कहानी कहने वाले संत के शाश्वत ज्ञान की तलाश करने वालों के चेहरों पर गर्म चमक आ गई। संत ने आंखों में चमक के साथ रोहित नाम के तीसरे छात्र के प्रश्नों के उत्तर भी एक कहानी के रूप में दिया, जिसने समय प्रबंधन की तकनीक के बारे में सवाल पूछा था। उन्होंने एक और मनमोहक कहानी शुरू की जो समय प्रबंधन तकनीकों की जटिलताओं को उजागर करेगी। संत ने ग्रामीणों और रोहित को एक सुदूर क्षेत्र में पहुंचाया जहां अलारिक नामक एक मेहनती आविष्कारक ने कुशल समय प्रबंधन के रहस्यों की खोज की। अलारिक ने एक उल्लेखनीय उपकरण तैयार किया था जिसे क्रोनो कंपास
के नाम से जाना जाता है, एक कंपास जो अपने उपयोगकर्ता को समय की भूल भुलैया के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकता है। ऋषि ने बताया कि कैसे अलारिक अपनी रचना की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए उत्सुक था। क्रोनो कंपास द्वारा निर्देशित यात्रा पर निकला। कंपास में 5 अलग अलग सुइयां थीं, जिनमें से प्रत्येक एक मुख्य समय प्रबंधन तकनीक का प्रतिनिधित्व करती थी। पहली सुई, जो उत्तर की ओर इशारा करती है, अप्राथमिकता का प्रतीक है। अलारिक ने तात्कालिकता और महत्व के आधार पर कार्यों की पहचान करने का महत्व सीखा। जिस तरह कंपास सुई ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया, उसी तरह प्राथमिकता ने उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित किया। दूसरी सुई पूर्व की ओर इशारा करते हुए बैचिंग और टाइम ब्लॉकिंग का प्रतिनिधित्व करती थी। अलारिक ने समान कार्यों को समूहीकृत करने और उनके लिए समय के विशिष्ट ब्लॉक समर्पित करने की शक्ति की खोज की। इससे उन्हें काम की विशिष्ट श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करने, दक्षता बढ़ाने और विकर्षणों को कम करने की अनुमति मिली। संत ने शांत भाव से राम नामक चौथे छात्र के प्रश्न का उत्तर भी एक कहानी के माध्यम से दिया, जिसने समय प्रबंधन के 5 चरण के बारे में जानना चाहा। उन्होंने एक और मनोरम कहानी शुरू की, जो एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली कथा के माध्यम से समय प्रबंधन के 5 चरणों का खुलासा करेगी। संत ने ग्रामीणों और राम को एक पौराणिक क्षेत्र में पहुंचाया, जहां इवांडर नाम के एक मेहनती विद्वान को समय पर महारत हासिल करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दिव्य गुरु द्वारा निर्देशित इवांडर ने एक जादुई सीढ़ी की खोज की, जो क्रोनोस के मंदिर तक जाती थी, जहां 5 रहस्यमय चरणों के माध्यम से समय प्रबंधन का सार प्रकट हुआ था। दीप्तिमान दरवाजे के प्रतीक पहले चरण को लक्ष्य निर्धारण नाम दिया गया था। इवांडर ने बुद्धिमान गुरुओं से सीखा, जिन्होंने स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व पर जोर दिया। दीप्तिमान दरवाजा महत्वाकांक्षा और उपलब्धि के बीच की दहलीज का प्रतिनिधित्व करता था, जो उसे उसके वांछित परिणामों की ओर मार्गदर्शन करता था। दूसरा चरण, जिसे बहती नदी के रूप में दर्शाया गया है, अप्राथमिकता का प्रतीक है। इवांडर को एक बुद्धिमान नदी मार्गदर्शक का सामना करना पड़ा, जिसने उसे आवश्यक और तुच्छ के बीच अंतर करते हुए कार्यों की धाराओं को नेविगेट करना सिखाया। जैसे जैसे वह प्राथमिकताओं की नदी में आगे बढ़ता गया, इवांडर को इस बात पर स्पष्टता प्राप्त हुई कि वास्तव में क्या मायने रखता है। तीसरा चरण एक खिलते हुए बगीचे के रूप में प्रकट हुआ, योजना और संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। इवांडर की मुलाकात एक कुशल माली से हुई, जिसने एक सुव्यवस्थित स्थान पर खेती करने की कला का प्रदर्शन किया। बगीचे में प्रत्येक पौधा एक कार्य का प्रतीक है, और सावधानी पूर्वक योजना के माध्यम से इवांडर ने उत्पादकता का परिदृश्य विकसित करना सीखा। वॉच टावर के प्रतीक चौथे चरण को टाइम ब्लॉकिंग एंड बैचिंग नाम दिया गया था। इवांडर ने प्रहरी दुर्ग पर चढ़कर नीचे के क्षेत्र का अवलोकन किया और समान कार्यों के लिए समय के विशिष्ट ब्लॉक आवंटित करने की शक्ति का एहसास किया। इस उन्नत दृष्टिकोण से उन्होंने केंद्रित अंतरालों के महत्व को समझा और विकर्षणों को कम किया। 5वां और अंतिम चरण एक खगोलीय घड़ी द्वारा चिह्नित प्रतिबिंब और अनुकूलन का प्रतीक है। इवांडर क्रोनोस के मंदिर के शिखर पर पहुंच गया, जहां उसका सामना एक प्राचीन समयपाल से हुआ। आकाशीय घड़ी ने किसी की यात्रा पर विचार करने, अनुभवों से सीखने और निरंतर सुधार के लिए रणनीतियों को अपनाने के महत्व पर जोर दिया। जैसे ही इवांडर ने इन कदमों को अपनाया, उसने पाया कि वह न केवल प्रभावी ढंग से समय का प्रबंधन कर रहा है, बल्कि अपने कार्यों में भी सफल हो रहा है। दिव्य गुरु ने उनके समर्पण की सराहना की और ज्ञान साझा किया कि समय प्रबंधन का असली जादू इन चरणों के निर्बाध एकीकरण में निहित है। संत ने जिज्ञासु छात्र राम की ओर रुख किया और कहानी का सार साझा किया। समय प्रबंधन के 5 चरण, प्रिय राम, क्रोनोस के मंदिर में इवांडर की पवित्र यात्रा की तरह है। लक्ष्य निर्धारण, प्राथमिकता, योजना और संगठन, समय अवरोधन और बैचिंग, और प्रतिबिंब और अनुकूलन प्रवाह में महारत हासिल करने के लिए रहस्यमय सीढ़ी बनाते हैं समय की। ये कदम क्षणों की टेपेस्ट्री के माध्यम से आपकी अपनी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करेंगे। गहन शिक्षाओं से मोहित होकर ग्रामीणों ने कथा के सार को आत्मसात कर लिया। जैसे ही कहानी समाप्त हुई,
अलाव की चमक उन लोगों के चेहरों को रोशन करती रही जो न केवल ज्ञान चाहते थे बल्कि समय की रेत के भीतर अपने भाग्य को गढ़ने के लिए व्यावहारिक कदम भी उठाना चाहते थे। अंत में आपको संत द्वारा समय प्रबंधन की ये कहानियाँ कैसी लगी कमेंट कर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।